नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के 10वां शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, एंटी डिफेक्शन पढ़ने से पहले ये जानते हैं डिफेक्शन क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में अगर बताऊं तो डिफेक्शन का मतलब होता है टू अबेंडन अ पोजीशन और एसोसिएशन ऑफन टू जॉइन एन अपोजिंग ग्रुप। जब कोई अपनी पोजीशन या किसी संस्था या किसी एसोसिएशन का साथ छोड़कर उसके अपोजिंग ग्रुप, उसके एंटीथेटिकल ग्रुप के साथ जाकर मिल जाता है, उसे कहते हैं डिफेक्शन। एक कहते नहीं है विश्वासघात करना। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, वो अलग हिसाब किताब है। विभीषण। पॉलिटिक्स में डिफेक्शन क्या होता है, मान लीजिए एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एमएलए भी पकड़ सकते हैं, एमपी पकड़ते हैं। ये कांग्रेस का एमपी है, ठीक है। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद ये रातों रात जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस की हालत खराब, एक तो साला हमारी सीटें आती नहीं हैं, ऊपर से आ रही हैं तो तुम जाकर दूसरे उससे मिल रहे हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिफेक्शन। कांग्रेस से अगर आपने जीता तो कांग्रेस में रहना चाहिए था ना, आपने रातों रात जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस की हालत खराब। इसे कहते हैं डिफेक्शन। और डिफेक्शन के ऊपर एक बहुत ही मस्त मैं आप लोगों को एक कथन सुनाता हूं। गया लाल करके एक एमएलए हुआ करते थे हरियाणा से। उन्होंने एक रात में 3 बार पॉलिटिकल पार्टियां बदली। तो चंडीगढ़ के जो एमएलए थे राव बीरेंद्र सिंह, उन्होंने एक तंज कसा था कि आया राम गया राम। डिफेक्शन को अगर बहुत ही सीधी भाषा में समझाऊं तो आया राम गया राम। लेकिन पता है दोस्तों, दिक्कत क्या होती है, सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें स्टेबल नहीं रहती हैं। और हिंदुस्तान में बार बार इलेक्शन नहीं हो सकता, बड़ा महंगा होता है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बार इलेक्शन नहीं करवा सकती कि एक इंसान जिसने इलेक्शन लड़ा वो विश्वासघात कर दिया। इसी चीज़ को रोकने के लिए 10वां शेड्यूल लाया गया, 10th शेड्यूल लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 1985 में जब भारत के संविधान का 52वां अमेंडमेंट हुआ, 52nd अमेंडमेंट जब हुआ भारत के संविधान का, तब जाकर 10th शेड्यूल ऐड किया गया और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ मेंशन किया गया है। 2002 में इस लॉ को रीइंफोर्स किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ करता क्या है, इंश्योर करता है दैट अ पार्टी मेंबर डज नॉट वायलेट द मैंडेट ऑफ द पार्टी एंड इन केस ही डज सो ही विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये इंश्योर करता है ये लॉ कि ये जो पार्टी मेंबर हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के, वो पार्टी के मैंडेट को, शासनादेश को नज़रअंदाज ना करें, उसकी तौहीन ना करें। अगर ऐसा वो करते हैं, उससे खिलाफ जाकर काम करते हैं, तो भैया उनकी मेंबरशिप वहीं पर ख़त्म मानी जाएगी। और एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए भी लागू है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए भी लागू है। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने के पीछे का सिर्फ एक कारण है कि ये जो एमपी एमएलए पार्टियां बदलते रहते हैं बिन पेदी लोटे की तरह, खासकर इलेक्शन जीत जाने के बाद उस पर्टिकुलर सीट से पार्टियां बदलते हैं, उनको रोका जा सके। सरकारें गिर जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर क्या क्या प्रोविजन है, मतलब किस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। पहला, अगर कोई बंदा, अगर कोई इलेक्टेड मेंबर खुद ही अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दे, छोड़ दे। मान लीजिए बीजेपी का कोई बंदा है, उसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीतने के बाद उसने पार्टी छोड़ दी, उसकी मेंबरशिप उसी वक्त खत्म, डिस्क्वालीफाइड पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से। अगर वो पार्टी के डायरेक्शन के विपरीत वोट करता है या वोट नहीं करता है, वोट करने से बचता है,
तो भी वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, मतलब मान लीजिए कि किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। एंड अगर कोई नॉमिनेटेड बंदा, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन कर लेता है, इलेक्शन के 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है, मतलब जब से उसकी नियुक्ति हुई है तब से 6 महीने बाद। आपको पता है कि लोकसभा में 2 लोग नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। अगर इनमें से किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी को जाकर ज्वाइन कर लिया 6 महीने के बाद, तो वो डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो ये वो प्रोविजन होते हैं जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर लोग डिस्क्वालिफाइड माने जाते हैं। और ये जो डिसीजन होता है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उसको लेने का अधिकार लोकसभा में स्पीकर के पास होता है, राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास होता है, जो कि हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और हाँ, जितनी भी प्रोसीडिंग डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर होगी, ये सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर होगी, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर होगी, किसी भी कोर्ट में ये बात नहीं जाएगी। लेकिन कुछ कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं काम करता है। मान लीजिए कि अगर कोई 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ए और बी, समाजवादी पार्टी और बसपा है, ठीक है, ये दोनों मर्ज हो रही हैं, 2 पार्टियां मर्ज होकर एक पार्टी बन रही हैं। यहाँ से भी 2/3 मेंबर अग्री करते हैं, यहाँ से भी 2/3 मेंबर अग्री करते हैं, तो मर्जर होगा, ठीक है। लेकिन 2/3 के अलावा अगर कोई मेंबर है जो कि ये डिसाइड करता है कि ना ही वो इस मर्जर को ज्वाइन करेगा, ना ही इन दोनों में से किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहेगा, तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। लेकिन ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं आएगा। और एक एक्सेप्शन और है कि अगर कोई भी पर्सन चेयरमैन या स्पीकर नियुक्त होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, तो उसको अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स ना हो, इसीलिए स्पीकर, चेयरमैन, ये सारे के सारे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होते हैं। डिसाइडिंग अथॉरिटी, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं उनको लेने का अधिकार हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। लोकसभा में गए तो स्पीकर लेगा, राज्यसभा में है तो चेयरमैन लेगा। अब एक सवाल उठता है कि ये स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा लिया गया डिसीजन क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में केस हुआ था कि होतो होलोहन केस 1993 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि ये जो डिसीजन डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर लिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर इसको रखा गया है। मगर इसमें भी एक आपकी बड़ी हिट ड्रामेटिक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कोई डिसीजन लिया, उसको कोर्ट पे चैलेंज कुछ ग्राउंड पर ही किया जा सकता है, लाइक मैलाफाइड, परवर्सिटी एक्सेट्रा। वो टर्निंग पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। इज देयर अ टाइम लिमिट विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड डिसाइड? पहली बात तो भारत के संविधान में या कहीं पर भी टाइम लिमिट नहीं दी हुई है कि कितने दिनों के अंदर अंदर चेयरमैन को या लोकसभा ऑफ स्पीकर को फैसला सुनाना है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। और जब तक डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फैसला चेयरमैन या लोकसभा का स्पीकर नहीं सुनाएगा, तब तक उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कोर्ट तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि चेयरमैन या स्पीकर ऑफ लोकसभा फैसला ना सुनाएं, ठीक है। और ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है जिस टाइम लिमिट के अंदर ये फैसला सुनाया जाएगा। और कई सारे केसेस तो ऐसे होते हैं कि सिचुएशंस ऐसी भी निकल कर आई कि मेंबर जो कि डिफेक्टेड हैं पॉलिटिकल पार्टी से, वो अभी भी हाउस के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन का डिसीजन आया नहीं है। जब तक डिसीजन आएगा नहीं, तब तक वो
निकल सकते नहीं हैं, तब तक वो डिस्क्वालीफाइड माने नहीं जाएंगे। कई बार तो कोर्ट ने ये बात कही भी है कि जानबूझकर अननेसेसरी डिले होता है इस तरह के पिटीशन की डिसीजन में, और कई सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर आपका गवर्नमेंट में ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर को, ऑपोजिशंस के मेंबर को अपॉइंट किया गया है, बल्कि उनके पास ओरिजिनल मेंबर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। सवाल है कि हाउ हैव द कोर्ट इंटरप्रेटेड द लॉ व्हाइल डिसाइडिंग ऑन रिलेटेड मैटर। द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ का डिफरेंट प्रोविजन इंटरप्रेट किया है। एक फ्रेज है, वॉलंटियरली गिव अप हिज मेंबरशिप हैज अ वाइडर सजेशंस दैन रेजिग्नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रिजाइन कर दे वो बात अलग है, रिजाइन से ज़्यादा रिकॉग्निशन किस फेज को मिला, वॉलंटियरली गिव अप हिज मेंबरशिप। अगर अपनी इच्छा से, वॉलंटियरली का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर दे। कौन? कोई भी मेंबर। द लॉ सेज दैट, लॉ क्या कहता है, अ मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड, एक मेंबर डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा इफ ही वॉलंटियरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप, अगर वो अपनी इच्छा से अपनी पार्टी की मेंबरशिप का त्याग करता है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दैट, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक इंटरप्रिटेशन भी दिया है दैट विदाउट अ फॉर्मल रेजिग्नेशन by the member, the giving up of a membership can be inferred by his conduct। कि मान लीजिए कि उसने अपनी स्वेच्छा से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, मगर जब तक वो फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं देता है, द गिविंग अप ऑफ द मेंबरशिप कैन बी इन्फर्ड बाय हिज कंडक्ट। इन अदर जजमेंट, members who have publicly expressed opposition to their party or support for another party, और दूसरी जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई मेंबर खुलकर पब्लिकली अपने पार्टी के खिलाफ ऑपोजिशन जाहिर करता है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है तो उसको रिजाइंड ही माना जाएगा। रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों कि इसको दोस्तों एक तरह का एंटी पार्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है कि जब आप अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देते हो, अपनी पार्टी में रहकर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पर एक केस आया था कि कुछ सालों पहले चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जनता दल के 2 लीडर्स को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था उनके द्वारा, और उनके ऊपर आरोप क्या थे, दैट वाज इंडल्जिंग इन एंटी पार्टी पॉलिटिक्स एंड दे हैड वॉलंटियरली गिव अप देयर मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो यहां पर वॉलंटियरली का मतलब आप समझे, अगर कोई एंटी पार्टी पॉलिटिक्स करता है तो मान लिया जाएगा कि उसने दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो वो रिजाइंड गए विदाउट फॉर्मल रेजिग्नेशन, वो रिजाइंड गए, उसने वॉलंटियरली अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है। यहां पर यह मत सोचिएगा कि इच्छा, वो वॉलंटियरली का मतलब अलग होता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो वॉलंटियरली करती है उसका मतलब होता है कि अगर किसी ने एंटी पार्टी पॉलिटिक्स शुरू की है, मतलब मान लीजिए कोई बीजेपी का बंदा है, बैठकर कांग्रेस की बड़ाई करे या खुले में आकर कांग्रेस बीजेपी का विरोध करे, तो उसको माना जाएगा कि इसने पार्टी अपनी इच्छा से वॉलंटियरली छोड़ दी है, फॉर्मली रिजाइन नहीं किया लेकिन इसने वॉलंटियरली इस पार्टी को छोड़ दिया है, वरना ये बंदा क्यों अपनी पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है। अब एक सवाल होता है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ डिसीजन मेकिंग पावर में किसी भी तरह का इंपैक्ट डालती है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को इसीलिए लाया गया ताकि ये जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, ये फुदक कर दूसरे पार्टी में ना जाएं, सरकार को गिराने की कोशिश ना करें। सरकार स्टेबल रहेगी, देश अच्छे से चलेगा, बार बार इलेक्शन नहीं होंगे, पैसा खर्च नहीं होगा, ईजिली लॉ बनेगा, पार्लियामेंट बना पाएगी। तो पहला तो ये था। दूसरा, this kind of a situation hinder the oversight functions of the legislature over the government by making sure that the members vote based on the decision taken by the party leadership and not based on what their constituents would like them to vote for। लेकिन देखिए, बताइए, पता है एक दिक्कत क्या आती है, इस एंटी डिफेक्शन लॉ से कहीं ना कहीं जो ओवरसाइट फंक्शन है ना सरकार की, उसको हिंडर कर दिया गया है
छुपा दिया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा। अब क्या है दोस्तों कि पार्टी के लीडर जो कहेंगे, ठीक है, अगर पार्टी के लीडर ने कहा अपने पार्टी के मेंबर्स को कि आपको कल पार्लियामेंट में इसके फेवर में वोट करना है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की हायरार्की होती है उसकी पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। पॉलिटिकल पार्टीज issues direction to MPs on how to vote on most issues irrespective of the nature of the issues। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी अपने MPs को, अपने MLAs को बोलती है कैसे वोट करना है, कभी इशू नहीं बताती है। ये कहती है ये पर्टिकुलर इस तरह वोट करना है इस पर्टिकुलर इशू में। ठीक है, नेचर ऑफ इशू क्या है घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऊपर के दर्जे के लोगों ने डिसाइड कर लिया बस मान लो। एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी तरह का सफिशिएंट इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करती है एमपी को या एमएलए को टू एग्जामिन एन इशू इन डेप्थ एंड पॉन्डर ओवर इट टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं देती है, किसी भी इशू को डेप्थ में उतर कर सोचने की अनुमति नहीं देती है कहीं ना कहीं। द लॉ ब्रेक्स लिंक बिटवीन द इलेक्टेड लेजिस्लेचर एंड हिज इलेक्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉग है वो जनता और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच का जो लिंक होती है उसको तोड़ती है। Importantly, several experts have suggested that the law should be valid only for those votes that determine the stability of the government। ठीक है, तो कई सारे आपके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि ये लॉ सिर्फ वैलिड होना चाहिए उनके लिए, उन वोट्स के लिए वैलिड होना चाहिए जो कि सरकार की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, लाइक अ नो कॉन्फिडेंस मोशन या एनुअल बजट। वहां पर जो वोट होता है उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, बाकी चीज़ों में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी एंटी डिफेक्शन लॉ की। उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ आप लोग के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल, डोंट फॉरगेट टू शेयर द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय, गुड लक, टेक केयर।